हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूजा राठौर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एओर्टिक आर्चेस के विकास का वर्णन, वो भी बहुत सारे या फिर कुछ कशेरुक प्राणियों में। ओके, पिछली क्लास में अपनों ने हार्ट के बारे में पढ़ा, उसके डेवलपमेंट को देखा और उसका वर्टिब्रेट में अपनों ने उसकी स्टडी करी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अपन पढ़ते हैं। देखिए, कशेरुकी प्राणियों में एओर्टिक आर्चेस के विकास का वर्णन कीजिए। जो वर्टिब्रेट होते हैं ना, उसमें एओर्टिक आर्चेस का विकास, एवोल्यूशन कैसे हुआ उसका वर्णन करना है। और इसी क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, सरीसृप पक्षियों तथा स्तनधारियों में धमनी चापों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। और कभी पूछ सकते हैं डायरेक्टली, एओर्टिक आर्च ऑफ फिश। ओके, अपन देखते हैं इसके आंसर को। तो देखिएगा क्या आता है। सबसे पहले, ये वे आर्टरीज हैं जो वेंट्रल एओर्टा को डोर्सल से गिल स्लिट्स या गिल पाउचेस के मध्य गुजर कर जोड़ती हैं। इनकी संख्या गिल क्लेफ्ट्स की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब कि जो ये वो आर्टरीज होती है ना, जो वेंट्रल एओर्टा को डोर्सल से या गिल के मध्य से गुजर कर गिल पाउच को क्या करती, जोड़ती हैं। इनकी संख्या जो होती है गिल क्लेफ्ट्स की संख्या पर निर्भर करती हैं। आगे आता है, अपन देखते हैं सबसे पहले एम्ब्रियोनिक आर्टरीज। आप इसके डायग्राम को देखेंगे और इसकी थ्योरी को समझेंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। जितना आप इसको गौर से समझोगे, अच्छे से पढ़ोगे, उतना ही ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अपन देखते हैं अपन एम्ब्रियोनिक आर्टरीज। ओके, तो ये क्या होती हैं, सभी कशेरुकियों में जिस समय हृदय का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसी समय शरीर के मध्य अधर तल मिड वेंट्रल साइड पर फेरिंग्स के नीचे एक रक्त वाहिका बन जाती है। समझ में आया कि जब वर्टिब्रेट में जब हार्ट का डेवलपमेंट हो रहता है, तब क्या होता है, जो वेंट्रल साइड होती है ना, उस पर फेरिंग्स के नीचे एक रक्त वाहिका मतलब कि ब्लड कैपिलरी बन जाती है, जिसे वेंट्रल एओर्टा कहते हैं। उस जो ब्लड कैपिलरी बनती है उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल एओर्टा। यह एओर्टा शीघ्र ही कोनस आर्टेरियोस से जुड़ जाता है। वेंट्रल एओर्टा आगे की ओर, वेंट्रल एओर्टा आगे की ओर चलकर दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। कितनी शाखाओं में विभक्त हो जाता है, दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। फिर एक एक शाखा आगे से मुड़कर एक एक पार्श्व की ओर शरीर की पूरी लंबाई तक जाती है। मतलब कि जो वेंट्रल एओर्टा होता है वो आगे की ओर बढ़कर शाखाओं में विभक्त हो जाता है। फिर जो शाखा क्या होती है, आगे चलकर जो बॉडी की जो बहुत सारी जो लंबाई होती है ना, उस सब में फैल जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है, प्रत्येक शाखा को लेटरल डोर्सल एओर्टा या रेडिसेस एओर्टा कहते हैं। ओके, रेडिसेस एओर्टा कहते हैं। इसके अतिरिक्त युग्मित एओर्टिक आर्चेज, पेयर्ड एओर्टिक आर्चेज, लेटरल डोर्सल आर्टरीज और वेंट्रल एओर्टा, डोर्सल एओर्टा और वेंट्रल एओर्टा के मध्य विकसित होती है। ठीक है, युग्मित पेयर्ड एओर्टिक आर्चेस की संख्या 15 तक हो जाती है। जो युग्मित पेयर्ड एओर्टिक आर्चेस होती है उसकी संख्या कहाँ तक हो जाती है, 15 तक हो जाती है। इसको साथ में अपन रिवाइज करते जाएंगे तो अच्छे से समझ में आता जाएगा। किंतु सामान्यतः इनकी संख्या 6 जोड़ी होती है। देखो, जब युग्मित होती है तब इसकी संख्या 15 हो जाती, 15 हो जाती। और जब इनकी संख्या सामान्यतः कितनी रहती है, सामान्यतः इनकी संख्या 6 रहती है। कितनी, 6 जोड़ी रहती है, ये ध्यान रखना, 6 नहीं 6 जोड़ी। ओके, नेक्स्ट आता है, प्रत्येक युग्मित एओर्टिक आर्चेस मतलब
पेयर्ड एओर्टिक आर्च संबंधित गिल क्लेफ्ट के सामने से गुजरती हैं। कई किसके सामने से गुजरती है, तो ये बता सकते हैं अपन गिल लेफ्ट के सामने से गुजरती है। प्रथम एओर्टिक आर्च को मैंडिबुलर एओर्टिक आर्च, द्वितीय एओर्टिक आर्च को हायोइड एओर्टिक आर्च तथा नेक्स्ट क्या आता है, अन्य सभी एओर्टिक आर्च को क्रमशः थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स एओर्टिक आर्च कहते हैं। फर्स्ट को क्या बोल रहे हैं, मैंडिबुलर को बोल रहे हैं। सेकेंड को बोल रहे हैं अपन हायोइड एओर्टिक आर्चेस, ये रहा हायोइड एओर्टिक आर्च। और जो थर्ड होती है और फोर्थ होती है, फिफ्थ होती है, सिक्स होती है, उनको बोलते हैं एओर्टिक आर्चेस। देखिएगा, अब देखते हैं अपन इसका डायग्राम। एओर्टिक आर्चेस एंड आर्टरीज, और काय का है, एम्ब्रियो का, वर्टिब्रेट एम्ब्रियो का। ओके, तो ये देखिएगा, ये डायग्राम आपको बताया जा रहा है। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डायग्राम आपको पीडीएफ के रूप में भी अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन के या अन्य किसी भी क्वेश्चन के नोट्स चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, तो आप उन कॉन्टैक्ट पर कृपया कॉन्टैक्ट करें, तो आपको सारी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अपन देखते हैं इसमें, ये है इसका एओर्टिक आर्चेस एंड आर्टरीज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ एओर्टिक आर्चेस। ओके, तो देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ एओर्टिक आर्चेस, तो देखिए विभिन्न प्रौढ़ कशेरुकियों में एओर्टिक आर्चेस की संख्या भ्रूण की एओर्टिक आर्चेस में भिन्न होती है। जो ऊपर जो डायग्राम देखा था ना आपने, एओर्टिक आर्चेस एंड आर्टरीज ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रियो का, तो इस डायग्राम आपको पीडीएफ के रूप में इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको इसकी डीप स्टडी कर सकते हैं। तो आप अपन अभी देख रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एओर्टिक आर्चेस। क्या होता है कि जो प्रौढ़ कशेरुकी होते हैं ना, उसमें एओर्टिक आर्चेस की संख्या, जो भ्रूण मीन्स जो एम्ब्रियो की जो एओर्टिक आर्चेस में भिन्न होती है। प्रौढ़ में और भ्रूण दोनों स्टेज में इसकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है या फिर भिन्न होती है। ओके, किंतु डेवलपमेंट से ज्ञात होता है एओर्टिक आर्चेस का निर्माण मूलतः एक योजना के अनुसार हुआ। ठीक है, मतलब कि जो डेवलपमेंट हुआ ना, उसके बाद इसकी स्टडी की गई तो पता चला कि जो इनकी जो संख्या होती है या फिर इनका जो निर्माण होता है वो एक योजना के अनुसार हुआ है। निम्न कशेरुकियों से उच्च कशेरुकियों की ओर बढ़ने पर विभिन्न समूहों से क्रमशः एओर्टिक आर्चेस की संख्या कम होती है। समझ में आया, निम्न से उच्च की ओर बढ़ने पर क्या होता है कि जो एओर्टिक आर्चेस होती है उनकी संख्या में क्रमशः थोड़ा बहुत संख्या कम हुई है, कहीं पे बढ़ी हुई, इस प्रकार से इनमें क्या हुआ, चेंज आया है। तो अपन देखते हैं अब नेक्स्ट वाला इसमें क्या आता है। नेक्स्ट आता है, देखिएगा ये आता है एओर्टिक आर्चेस इन डिफरेंट वर्टिब्रेट। ठीक है, जो डिफरेंट जो वर्टिब्रेट होते हैं उनमें अपने को देखना है एओर्टिक आर्चेस को, कौन कौन से एनिमल आते हैं या फिर कौन कौन से वर्टिब्रेट जो है इनमें बताया गया। सबसे पहले आता है अपना एओर्टिक आर्चेस इन डिफरेंट वर्टिब्रेट। सबसे पहले आता है इन प्राइमिटिव साइक्लोस्टोम्स। देखिए फर्स्ट आता है इसमें, सभी एओर्टिक आर्चेस उपस्थित ब्रेंकियोस्टोमा में सभी 60 जोड़े एओर्टिक आर्चेस पाई जाती है। जो साइक्लोस्टोम्स में जो ब्रेंकियोस्टोमा होता है ना, उसमें सभी 60 जोड़े एओर्टिक आर्चेस पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है सेकेंड इन इलस्मोब्रांक फिशेस। ओके, इसमें क्या आता है, प्रथम एओर्टिक आर्च अनुपस्थित। इलेस्मोब्रांक फिश में क्या होता है, जो प्रथम एओर्टिक आर्च होती है वो अनुपस्थित होती है। सेकंड क्या है, द्वितीयक से षष्ठ एओर्टिक आर्च 5 जोड़े उपस्थित तथा प्रत्येक आर्च एक एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी एवं 2 एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी में विभक्त। जब अपन इलस्मोब्रांक और साइक्लोस्टोम्स के डायग्राम को देखेंगे फिर इसको थ्योरी को समझेंगे,
तो भी समझ में आ जाएगा, और आप इसकी थ्योरी को अच्छे से समझ लोगे और फिर डायग्राम को देखोगे तो भी आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने इन साइक्लोस्टोम्स, प्रथम एवं द्वितीयक एओर्टिक आर्चेस अनुपस्थित। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रथम में जो द्वितीय एओर्टिक आर्चेस होती है वो अनुपस्थित होती है। सेकेंड है तृतीय से षष्ठ एओर्टिक आर्चेस उपस्थित तथा वह प्रत्येक आर्च एक एफरेंट तथा इफरेंट आर्च में विभक्त। ओके, नेक्स्ट आता है इन टिलियोस्ट फिश, प्रथम और द्वितीय एओर्टिक आर्चेस अनुपस्थित। इसमें भी प्रथम और द्वितीय एओर्टिक आर्चेस अनुपस्थित है। साइक्लोस्टोम में भी प्रथम और द्वितीय एओर्टिक आर्चेस अनुपस्थित है। और जो इलोस्मोब्रांक अपनों ने देखा था ना, उसमें प्रथम एओर्टिक आर्च अनुपस्थित है। ओके, अब देखते हैं अपने ये वाला देख लिया, सेकंड इसका देखते हैं। तृतीय से षष्ठ एओर्टिक आर्चेस 4 जोड़े उपस्थित तथा प्रत्येक आर्च में एक एक एफरेंट ब्रेंकियल तथा एक क्या होता है एफरेंट ब्रेंकियल तथा एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी तथा प्रत्येक आर्च में एक एक एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी तथा 2 एफरेंट ब्रेंकियल अनुपस्थित। मतलब कि इसमें एफरेंट और इफरेंट दोनों में डिफरेंस बताया गया है, कौन सी उपस्थित होती है और कौन सी में कितनी उपस्थित होती है। ओके, नेक्स्ट आती है डिप्नोई। देखिएगा डिप्नोई में क्या आता है, ध्यान से, प्रथम बिंदु टिलियोस्ट के समान। जो प्रथम बिंदु जो इसमें है वो कैसा है, टिलियोस्ट के समान है, वही प्रथम और द्वितीय एओर्टिक आर्चेस अनुपस्थित। द्वितीय बिंदु भी टिलियोस्ट के समान, जो द्वितीय जो बिंदु होते हैं ना उसमें भी टिलियोस्ट के समान इसको बताया गया है। फिर अगला आता है अपना छठवा आर्च। ठीक है, छठवा आर्च क्या आता है, छठवा आर्च अथवा डोर्सल लेटरल आर्च पल्मोनरी आर्च फेफड़ों को जाती है। जो आ जाती है वो कहाँ पे चली जाती है, डायरेक्ट वो फेफड़ों पे चली जाती है। तो आप देखिएगा इसके डायग्राम को देखिएगा, ये दे रखा है इसका डायग्राम। इन डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या फिर अपनी कॉपी में इनको आप अपने पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप जितनी प्रैक्टिस करेगी उतना ही आपके क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिएगा, अब सबसे पहले अपन देखते हैं इसका कौन सा, प्राइमेटिव और बेसिक पैटर्न। ओके, ये वाला देखिएगा डिप्नो, ये वाला। ठीक है, देखो इसमें मंडिबुलर आर्च यहाँ पे पाई जाती है, हाइट जो आर्च पाई जाती है वो यहाँ पे पाई जाती है। इसमें देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारी प्रेजेंट है। लेटरल डोर्सल भी होता है यहाँ पे, और फिर होता है एओर्टा और रेडिक्स, ये भी होता है। प्राइमेटिव और बेसिक पैटर्न्स, ठीक है, ये होता है टिलियोस्ट फिश का, काय का, टिलियोस्ट फिश का। इसमें गिल पाए जाते हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आता है डिप्नोई फिश। डिप्नोई फिश का अपने पढ़ा था, प्रथम बिंदु जो होता है टिलियोस्ट के समान होता है, और वो भी सेकेंड भी टिलियोस्ट के समान होता है। इसमें भी गिल पाए जाते हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड पाई जाता है यहाँ पे, इंटरनल कैरोटिड यहाँ पे पाया जाता है। वेंट्रल एओर्टा, आर्टरी, सब क्लेविन यहाँ पे पाए जाते हैं। ये डिप्नोई फिश का है, ये यूरेडिल एम्फीबिया का है। नेक्स्ट वाला जो आता है वो भी डिप्नोई फिश का इस प्रकार से देखिएगा। ये इसमें क्या पाया जाता है, यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड जो बाहरी संरचना होती है एक्सटर्नल कैरोटिड, ये इंटरनल कैरोटिड, कैरोटिड आर्च यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सिस्टेमेटिक जो आर्च आ रही है ये इसकी है रेप्टाइल्स की। ओके, यहाँ पे इसमें पल्मोक्यूटानस आर्च पाई जाती है यहाँ पे। और इसके बाद डोर्सल एओर्टा, इसमें भी पाया जाता है। डोर्सल एओर्टा रेप्टाइल में भी पाया जाता है। यहाँ पे जो एओर्टिक आर्चेस होती है थर्ड होती हैं। सब क्लेवियन होता है यहाँ पे, ये फोर्थ। पल्मोनरी ट्रंक इसमें भी प्रेजेंट होती है। ओके, ये क्या है, रेप्टाइल। सेकेंड वाला आता है बर्ड का, इंटरनल कैरोटिड इसमें पाया जाता है यहाँ पे। इसके बाद ट्रंक आती है जो ये बताती है, इसमें जो ट्रंक आती है वो यहाँ पे आती है। सब क्लेवियन पाया जाता है, सब क्लेवियन यहाँ पे होता है।
पल्मोनरी पाई जाती है जो यहाँ पे होती है, यहाँ पे। ओके, फिर होता है सिस्टेमेटिक ट्रंक, दोनों में प्रेजेंट होती है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, ये काय का फिग है, ये है एओर्टिक आर्चेस ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। ओके, अब अपन देखते हैं इसकी थ्योरी। थ्योरी में आता है अपना इन एपोडोन्स एंड यूरोडेल्स। ओके, इन एपोडोन्स एंड यूरोडेल्स। तो देखते हैं प्रीम बिंदु टीलियोस्टे के समान, जो प्रथम जो बिंदु होता है, प्रथम बिंदु टीलियोस्टे के समान तृतीयक से षष्ठ एओर्टिक आर्चेस उपस्थित, किंतु वे एफ्रेंट तथा इफ्रेंट आर्चेज में विभक्त नहीं होती है। मतलब कि जो तृतीय से जो षष्ठ एओर्टिक आर्चेस होती है ना, वो उपस्थित होती है, किंतु वे क्या होती है, एफ्रेंट और इफ्रेंट में विभक्त नहीं होती। ओके, फिर होती है चौथी फोर्थ आर्च सिस्टेमेटिक आर्च कहलाती है। जो फोर्थ नंबर की जो आर्च होती है ना, वो होती है सिस्टेमिक आर्च। फिर आता है तीसरी और चौथी लेटरल डोर्सल एओर्टिक आर्च। ओके, के मध्य एओर्टी पाई जाती है। ओके, जो तीसरी और जो चौथी होती है ना, उसमें लेटरल डोर्सल एओर्टिक आर्च के मध्य में एओर्टिक आर्च पाई जाती है, जिसे डक्टस कैरोटिकस कहते हैं। ओके, अब आता है सेवंथ वाला इन एन्यूरा एंड एम्यूटेस। ठीक है, तो ये आता है पहली, दूसरी एवं पांचवी आर्च नष्ट हो जाती हैं, केवल तीसरी चौथी एओर्टिक आर्चेस पाई जाती है। मतलब कि इनमें जो एओर्टिक आर्चेस आ जाते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट हो रही है, कहाँ पर ये लुप्त हो रही है, कौन सी वाले नंबर की संख्या से पाई जाती है, कौन सी वाली नहीं पाई जाती है, इन सब को अपने को थ्योरी में पढ़ के अच्छे से इनको समझना है। तो देखिएगा, तीसरी चौथी और ये एओर्टिक आर्चेस पाई जाती हैं तथा वे एफ्रेंट व एफ्रेंट शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। दो शाखाएं होती हैं, एफ्रेंट और इफ्रेंट, इनों में क्या होती है, विभक्त हो जाती हैं। तीसरी एओर्टिक आर्च वेंट्रल एओर्टा के एक भाग सहित कैरोटिड आर्च में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, फिर आता है डक्टस कैरोटिकस नष्ट हो जाती। एन्यूरा एमनोइड्स में क्या होता है कि जो डक्टस कैरोटिकस नष्ट हो जाती है, इससे पहले अपनों ने पढ़ा था, जिसमें डक्टस कैरोटिस पाई जाती है। तो क्या पढ़ा था, तो याद करिए, या फिर मैं बता दूं आपको कि इन एपोडोन्स एंड यूरोडेल्स। ओके, इसके बाद अपना आता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, ठीक है, इसमें आता है प्रथम बिंदु एमनियोट्स के समान, द्वितीय बिंदु भी एमनियोट्स के समान। ओके, प्रथम और सेकेंड दोनों बिंदु जो है ना, वो एमनियोट्स के समान है। संपूर्ण वेंट्रल एओर्टा तीन रक्त वाहिकाओं में विभक्त होकर बाई एवं दाई एवं छठवीं एओर्टिक आर्चेस से जुड़ जाता है। ओके, तथा सिस्टेमिक तथा पल्मोनरी एओर्टा दाई वेंट्रिकल से निकलता है। ठीक है, समझ में आया। क्या होता है कि जो संपूर्ण वेंट्रल एओर्टा होता है ना, तीन रक्त वाहिकाओं में, जो तीन ब्लड कैपिलरी होती है, उनमें क्या होता है, विभक्त हो जाता है। फिर क्या होता है, लेफ्ट राइट, और जो चौथी एवं जो छठवीं एओर्टिक आर्चेस से जुड़ जाता है, तथा सिस्टेमिक तथा जो पल्मोनरी एओर्टा से दाई वेंट्रिकल में निकलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला अपने लास्ट जो आता है, वो आता है इन बर्ड एंड मैमल्स के। बर्ड और मैमल्स में कैसा होता है, तो देखिएगा, प्रथम बिंदु एमनियोट्स के समान। ओके, ये तो क्लियर है, पहले भी आप पढ़ा आप लोगों ने। द्वितीय बिंदु भी एमनियोट्स के समान। ओके, थर्ड देखते हैं, वेंट्रल एओर्टा दो भागों में विभक्त हो जाता है। जो दो वेंट्रल एओर्टा होता है ना, वो क्या होता है, बर्ड एंड मैमल्स में, ये बर्ड और मैमल्स में वेंट्रल एओर्टा यहाँ का जो होता है ना, ये दो भागों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, इसमें डिवाइडेशन आ जाता है ना। तो फिर क्या होता है, सिस्टेमिक बाय वेंट्रिकल से तथा पल्मोनरी एओर्टा दाई वेंट्रिकल से निकलता है। जो इसके बाद जो सिस्टेमिक आता है, वो बाय वेंट्रिकल से, तथा जो पल्मोनरी एओर्टा होता है, वो दाई वेंट्रिकल से निकलता है। इनमें केवल एक ही सिस्टेमिक एओर्टा पाया जाता है, इनमें केवल एक सिस्टेमिक एओर्टा पाया जाता है। ओके, पक्षियों में चौथी एओर्टिक आर्च का दायां भाग
दाई सब क्लेवियन आर्टरी इनोमिनेट आर्टरी बनाती हैं। जो पक्षी होते हैं ना, उसमें जो चौथी एओर्टिक आर्च का जो दायां भाग होता है वो क्या बनाता है, दाई सब क्लेवियन आर्टरी मीन्स इनोमिनेट आर्टरी बनाती हैं। फिर देखिए लास्ट वाला फोर्थ है, स्तनधारियों में चौथी एओर्टिक आर्च का दायां भाग दाई सबक्लेवियन आर्टरियम इनोमिनेट आर्टरी बनाता है। ठीक है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो चौथी इधर बना रही तो उधर भी चौथी बना रही, दोनों का दायां भाग की दाई सबक्लेवियन आर्टरी इनोमिनेट आर्टरी बना रही, कुछ डिफरेंस नहीं, सेम एग्जिट, दोनों में थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, एज इट इज एक जैसा है। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो है स्केलोडन के मस्तिष्क का विवरण। तो इस लेक्चर को अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।